एक्ट 3 हिंदी अध्याय 21 संशोधन के बाद अध्याय 21 पोलस्टार ब्लैक मार्केट। तांग शुन की बातें सुनकर ली मो चुपचाप मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर लू शेंग अपने सामने बुनियादी बायोनिक रखरखाव की बढ़ती हुई दक्षता में डूबा हुआ था और स्वाभाविक रूप से उसने तांग शुन की बातें नहीं सुनी। ये देखकर कि दोनों में से कोई भी बातचीत करने का इरादा नहीं रखता, तांग शुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने निजी टर्मिनल से फेडरेशन पॉइंट्स का एक हिस्सा ली मो को दे दिया और चला गया। ये तुम्हारा इनाम है, ली मो ने अचानक लू शेंग से कहा, उसे कैप्शन से जगाते हुए। लू शेंग ने अपने व्यक्तिगत टर्मिनल पर नजर डाली और ये देखकर दंग रह गया कि ली मो ने उसे 7000 फेडरेशन पॉइंट हस्तांतरित कर दिए थे। ये है। लू शेंग ने अपने सामने ली मो को आश्चर्य और कुछ उलझन के साथ देखा। ली मो मुस्कुराए और बोले, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांत्रिक मरम्मत में तुम्हारी प्रतिभा इतनी ऊंची होगी। तुमने अभी अभी बायोनिक रखरखाव का ज्ञान सीखना शुरू किया है और मेरे मार्गदर्शन में प्रथम स्तरीय बायोनिक की सफलतापूर्वक मरम्मत करने में सक्षम रहे हो। अब से किसी भी बायोनिक रखरखाव के ऑर्डर मुख्य रूप से आपके द्वारा ही संभाले जाएंगे। मैं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपके साथ रहूंगा और हम इनाम को समान रूप से बांटेंगे। ये 7000 फेडरेशन पॉइंट्स इस हालिया ऑर्डर के लिए तांग शुन की ओर से भुगतान है। ली मो की बातें सुनकर लू शेंग की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि वह सबसे अधिक मेहनत कर रहा था, जबकि ली मो कभी कभार ही अपनी गलतियों को सुधारता था और काफी शांत दिखाई देता था। लेकिन लू शेंग के लिए ये वास्तव में ली मो का मार्गदर्शन ही था, जिसके कारण बुनियादी बायोनिक रखरखाव में उनकी दक्षता बढ़ी। अपनी दक्षता बढ़ाते हुए पैसा कमाने में सक्षम होने के कारण लू शेंग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सच कहूं तो मशीनरी के मामले में आप में इतनी प्रतिभा है कि आपको मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बनने के बारे में सोचना चाहिए। भले ही आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर्याप्त न हो, लेकिन आपकी प्रतिभा के साथ अपना रास्ता ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या आपने इस रास्ते को आजमाने के बारे में सोचा है? ली मो ने उत्सुकता से पूछा। लू शेंग ने ये सुना, एक पल के लिए रुका, फिर अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही रहूंगा। यद्यपि यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर और कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे दर्जे के होते हैं, लेकिन लू शेंग के लिए यांत्रिक कृत्रिम अंग उनकी दक्षता बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे। सिस्टम पैनल के अस्तित्व में मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता अपनाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। फिर चीजों को और मुश्किल क्यों बनाया जाए? जहां तक यांत्रिक मरम्मत की बात है, मार्शल आर्ट के संसाधन अर्जित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना भी एक अच्छा विकल्प था। जबरदस्ती यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर का रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें आध्यात्मिक शक्ति की कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। सर, क्या वह व्यक्ति चला गया? मैंने उसे कालाबाजारी की लड़ाई के बारे में बात करते सुना। ये सब क्या है? लू शेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने ली मो की ओर देखा। लू शेंग का प्रश्न सुनकर ली मो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने समझाया, तांग शुन ने जिस काले बाजार का जिक्र किया है, वह मानव संघ के भीतर एक बहुत ही खास इकाई है। मानव संघ में हजारों ग्रह शामिल हैं और लगभग हर ग्रह का एक काला बाजार है। एक निश्चित दृष्टिकोण से काला बाजार एक विशेष स्थान है जिसे ट्रांसेंडेंटों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है, और प्रत्येक काले बाजार के पीछे मानव संघ की छाया होती है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, है ना? लू शेंग ने जानबूझकर सिर हिलाया। ली मो ने आगे कहा, जहां तक तियानकी स्टार पर काले बाजार की बात है, इसे पोलस्टार ब्लैक मार्केट कहा जाता है। यह न केवल हमारे शहर में, बल्कि तियानकी स्टार के सभी 300 शहरों में मौजूद है। इसके अलावा इसके पीछे तियानकी स्टार के बाहर से भी प्रभाव है। इसे इस तरह से कहें, अगर तियानकी हैवी इंडस्ट्री सतह पर तियानकी स्टार पर सबसे शक्तिशाली बल है, तो पोलस्टार ब्लैक मार्केट तियानकी स्टार का भूमिगत सम्राट है। हमारा तियानकी स्टार खनिज संसाधनों से बेहद समृद्ध है और एक बार खोजे जाने के बाद इनमें से अधिकांश खनिजों पर पोलस्टार ब्लैक मार्केट का नियंत्रण हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप पोलस्टार ब्लैक मार्केट के पीछे आश्चर्यजनक धन संपत्ति का निर्माण हुआ है। जहां तक तांग शुन द्वारा बताई गई लड़ाई का सवाल है, ये पोलस्टार ब्लैक मार्केट में एक घेरा है जो विशेष रूप से कुछ बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, और अंदर के लड़ाके उन बड़े लोगों की नज़र में खिलौने हैं। एक बार जब आप ब्लैक मार्केट रिंग में प्रवेश कर जाते हैं, तो या तो जीना है या मरना है। तांग शुन को ब्लैक मार्केट रिंग में उत्कृष्ट प्रथम स्तरीय ट्रांसेंडेंट में से एक माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि वह इस आखिरी मुकाबले में बच जाएगा। तांग शुन के बारे में सोचते हुए, जो चला गया था,
लीमो ने अफसोस के साथ आह भरी, क्योंकि वह एक पुराना परिचित था। आह भरने के बाद लीमो का स्वर गंभीर हो गया जब उसने लू शेंग की ओर देखा। काले बाजार में घुसना आसान नहीं है। आपके पास बहुत प्रतिभा है और पैसे के लिए काले बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तांग शुन से अपनी जान पहचान के कारण लीमो को काले बाजार की गहरी समझ थी। वह नहीं चाहता था कि लू शेंग, जो यांत्रिकी में अपार प्रतिभा रखता था, ऐसी गंदी जगह पर जाए। लू शेंग ने सिर हिलाया, चिंता मत करो सर, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। लू शेंग स्वाभाविक रूप से नहीं जाएगा। उसके पास पैसे कमाने के लिए बायोनिक्स की मरम्मत का जरिया था, इसलिए मार्शल आर्ट के और संसाधनों के लिए ब्लैक मार्केट में अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। कोई मूर्ख ही कालाबाजारी का रास्ता चुनेगा। उसने बस जिज्ञासावश पूछा। ये देखकर कि लू शेंग सहमत हो गया, लीमो ने संतुष्टि में सिर हिलाया। सर, मुझे प्रथम स्तर की क्यूई रक्त गोली की एक बोतल लाने में मदद करें। लू शेंग ने लीमो की ओर देखा। पहले भारी उपकरणों की मरम्मत करते हुए, क्योंकि उसके पास केवल पूरा सप्ताहांत था, अब तक उसने पहले स्तर की क्यूई रक्त गोली की एक बोतल के लिए पर्याप्त फेडरेशन अंक जमा नहीं किए थे, यहां तक कि कुछ अंक बचे भी थे। लू शेंग स्वाभाविक रूप से अपनी मार्शल आर्ट में निवेश करना चाहता था। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, वह और ज्यादा संसाधन कमा सकेगा। इससे एक सदचक्र बनेगा, इसलिए फेडरेशन पॉइंट्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खुद पर खर्च किया गया धन ही अच्छा धन होता है। लीमो कई पदों पर थे, इसलिए उनके पास चैनल थे। उन्होंने लू शेंग से 20,000 फेडरेशन पॉइंट लिए और उनके लिए ऑर्डर दिया। इससे पहले कि लू शेंग काम छोड़ पाता, किसी ने पहले स्तर की क्यूई रक्त गोली की एक बोतल पहुंचा दी थी। लीमो ने क्यूई रक्त की गोली लू शेंग को सौंप दी और कहा, यदि आपके पास शाम को समय हो तो कार्यशाला में आइए। शाम को मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता और मैं आपकी दीर्घायु मुद्रा का मार्गदर्शन कर सकता हूं। लीमो ने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने लू शेंग की प्रतिभा देखी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह लू शेंग की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए बायोनिक मरम्मत का काम फिर से शुरू कर रहा था। बस कभी कभार मार्गदर्शन देकर वह काफी फेडरेशन पॉइंट्स कमा सकता था। इसके अतिरिक्त लीमो ने लू शेंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी जो तुरंत गायब हो गई। आखिरकार, मैं ज्यादा समय तक आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। पारालौकिक का मार्ग। लू शेंग ने लीमो से खरीदी गई फर्स्ट क्लास क्यूई ब्लड पिल्स की एक बोतल के साथ रखरखाव कार्यशाला छोड़ दी, लेकिन लीमो ने जो कहा था उससे वह हैरान था। बूढ़े आदमी का ये कहने का क्या मतलब है कि वह मुझे बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ा सकता। लू शेंग ने थोड़ा उलझन में सिर खुजलाया, लेकिन उसने ज्यादा चिंता न करने का फैसला किया। आखिरकार, मानव संघ के सबसे पीछे के ग्रहों में से एक होने के नाते तियान की तारा अपेक्षाकृत सुरक्षित है। लीमो को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर लौटने के बाद लू शेंग ने तुरंत अपनी साधना शुरू कर दी। हालांकि कृत्रिम अंग की मरम्मत से उसकी कुशलता में काफी इजाफा हुआ, लू शेंग को साफ पता था कि उसकी साधना सबसे महत्वपूर्ण है। यह अतिरिक्त काम तो बस उसकी मार्शल आर्ट को मजबूत करने का एक जरिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी मार्शल खेती है। कुछ दिनों बाद सूर्य की रोशनी तियान की तारे पर धीरे से चमकी, जिससे उसकी जीवन शक्ति जागृत हो गई। युकाई हाई स्कूल में गाओफैन के कार्यालय के अंदर लू शेंग ने एक बहुत ही अजीब मुद्रा अपनाई। उसकी त्वचा से पसीने की बूंदें रिस रही थीं और वह जमीन पर गिर रहा था। एक क्षण बाद लू शेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके अंदर क्यूई रक्त का प्रवाह बढ़ गया, जिससे एक मजबूत आभा निकली। पता चला, गोलियों के प्रयोग से खेती तेजी से होती है। क्यू ब्लड पिल्स की एक बोतल ने मुझे पहले ही 40-60 कैलोरी की सीमा में धकेल दिया है। लू शेंग का शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसकी निगाहें सिस्टम पैनल पर टिकी थी जो केवल उसे ही दिखाई दे रहा था। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 43/100। दीर्घायु आसन 6810 रोज LV2। 5 तत्व मुट्ठी 5010 रोज LV1। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 6210 रोज LV4। 43 कैलोरी क्यूई रक्त पहले ही। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं अब पूरे झटके से कितना बल छोड़ सकता हूं। यह निश्चित रूप से कम 3 टन है। लू शेंग मुस्कुराया। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक मेंटेनेंस अभी भी सबसे तेजी से बढ़ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने खुद एक प्रथम श्रेणी के प्रोस्थेटिक की मरम्मत की थी।
इसके अलावा ली का मार्गदर्शन भी है। लू शेंग ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और अपने सामने सिस्टम पैनल को देखा। कुल मिलाकर प्रगति काफी अच्छी है। लू शेंग की मुस्कान और गहरी हो गई। पारलौकिक बनने से लेकर अब तक उसे सिर्फ 1 महीना ही लगा था और वह पहले ही क्यूई रक्त क्षेत्र के दूसरे चरण में पहुंच चुका था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आपकी वर्तमान प्रगति दर के अनुसार आप 1 महीने से भी कम समय में 60 कैलोरी क्यूई रक्त तक पहुंच सकते हैं। फिर आप दूसरे स्तर तक पहुंचने पर विचार कर सकते हैं। उसके बगल में गाओ फैंग लू शेंग से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए संतुष्टि से मुस्कुराया। सच कहें तो लू शेंग की प्रगति असाधारण रूप से तेज नहीं थी, लेकिन जिस बात ने गाओ फैंग को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी लू शेंग की साधना की स्थिरता। हर दिन कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती थी, मानो कोई रुकावट ही न हो, जो सचमुच भयावह था। लो, ये है इस महीने के लिए आपकी एलीट क्लास सब्सिडी। गाओ फैंग ने लापरवाही से अपनी जेब से प्रथम श्रेणी क्यूई रक्त गोलियों की एक बोतल निकाली और लू शेंग को सौंप दी। लू शेंग ने बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लिया और सीधे ही उसे दूर रख दिया। आज की साधना के लिए बस इतना ही। आओ और बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गाओ फैंग अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए लू शेंग से बात की। जिज्ञासु होकर लू शेंग आज्ञाकारी रूप से गाओ फैंग के बगल में बैठ गया और उसकी बातें सुनने लगा। एलीट क्लास लगभग 2 महीने से चल रही है। एलीट क्लास में छात्रों की संख्या 70 तक पहुंच गई है, जो एक सामान्य कक्षा की क्षमता से ज्यादा है। इसलिए आगे चलकर एलीट क्लास में कुछ बदलाव होंगे। गाओ फैंग की बात सुनकर लू शेंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। दरअसल जैसा कि गाओ फैंग ने कहा, इस दौरान अन्य छात्र धीरे धीरे ट्रांसेंडेंट बन गए और अभिजात वर्ग में शामिल हो गए। गाओ फैंग ने अपना गला साफ किया और आगे बोला, इसलिए उच्च अधिकारियों ने अगले महीने मध्यावधि परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्तरीकृत करना है। मध्यावधि परीक्षा के अंक रैंकिंग निर्धारित करेंगे। रैंक जितनी ऊंची होगी, छात्र को उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होंगे और इसके विपरीत। लू शेंग ने सुना, उसकी आंखों में रोशनी की एक हल्की सी चमक चमक उठी। उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पहले एलीट क्लास के हर छात्र को एक ही सब्सिडी मिलती थी क्योंकि उनकी संख्या कम थी। अब जैसे जैसे एलीट क्लास के छात्रों की संख्या बढ़ी, स्कूल को संसाधनों के आवंटन पर विचार करना पड़ा और उनमें से प्रतिभाशाली छात्रों को निखारने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इन प्रतिभावानों पर अधिकतर संसाधन केंद्रित करने से यूकाई हाई स्कूल को अधिक लाभ होगा। यह एक सरल तर्क था जिसे लू शेंग समझ गया। बेशक एलीट क्लास के मार्शल आर्ट शिक्षक के रूप में मेरे मार्गदर्शन में जितने अधिक उत्कृष्ट छात्र होंगे, मुझे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। गाओ फैंग खांसते हुए बोला, निस्संदेह उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की मेरी इच्छा आंशिक रूप से मेरे लाभ के लिए है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपका भविष्य है। गाओ फैंग की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, उनके स्वर में गंभीरता का भाव था। क्या आप जानते हैं कि हाई स्कूल स्नातक होने के बाद ट्रांसेंडेंट के लिए कौन से रास्ते उपलब्ध हैं? ये सुनकर लू शेंग ने अपना सिर खुजलाया। सच कहूं तो हालांकि वह पारलौकिक बनने के लिए प्रयासरत था, लेकिन पारलौकिक बनने के बाद उपलब्ध मार्गों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। पारलौकिक बनने के बाद से उसने अपनी साधना को बेहतर बनाने और साधना संसाधन अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए इन मार्गों को समझने की उपेक्षा कर दी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, शिक्षक गाओ, लू शेंग ने धीरे से कहा। गाओ फैंग ने सिर हिलाया, अपना चाय का कप उठाया, एक बड़ा घूंट लिया और फिर कहा, हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद पारलौकिक लोगों के पास 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला और सरल मार्ग, जिसका अधिकांश ट्रांसेंडेंट्स अनुसरण करते हैं, वह है किसी स्थानीय असाधारण विश्वविद्यालय में जाना और व्यवस्थित प्रशिक्षण के बाद स्थानीय बलों में शामिल होना। अधिकांश ट्रांसेंडेंट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे विश्वविद्यालय होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे तियानकी स्टार को ही लीजिए, जिसमें 300 शहर और बड़ी आबादी है, और अनगिनत असाधारण विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। सामान्यतः किसी असाधारण विश्वविद्यालय से स्नातक होना और तियानकी हैवी इंडस्ट्री में शामिल होना एक शानदार रास्ता है, जिसका भविष्य उज्ज्वल है। दूसरा रास्ता अधिक कठोर है, और वह है गृह के बाहर के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना। ये सुनकर लू शेंग की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। आखिरकार कोई भी मनुष्य ब्रह्मांड के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। गैलेक्सी पॉवाज स्टार रिवर यूनिवर्सिटी मानव संघ के कॉलोनी ग्रहों में से एक के रूप में तियानकी स्टार को हजारों कॉलोनी ग्रहों में से बेहतर स्थानों में से एक माना जाता है।
मानव संघ के अंतिम सोपान में स्थित तियान की स्टार तक युद्ध का फैलना दुर्लभ है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मानव संघ पूरी तरह सुरक्षित है। संघ की अग्रिम पंक्ति में संघ और ब्रह्मांड की अन्य प्रजातियों के बीच युद्ध का मैदान है, जिन्हें फ्रंटलाइन स्टार सिस्टम भी कहा जाता है। फ्रंटलाइन स्टार सिस्टम में कुल 3 प्रमुख युद्ध क्षेत्र हैं, जिनमें युद्ध रेखाएं बहुत लंबी फैली हुई हैं, जहां हर सेकंड अनगिनत ट्रांसेंडेंट नष्ट हो जाते हैं। मानव संघ के हजारों उपनिवेश ग्रहों पर जन्मे पारलौकिक लोग मानव संघ की अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए प्रवेश करते हैं, या तो विदेशी जातियों के आक्रमणों को पीछे हटाने के लिए या ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्रजातियों पर हमला करने के लिए। ये तीनों युद्ध क्षेत्र मांस की चक्की जैसे हैं। साधारण पारलौकिक लोग इन युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करते समय प्रायः जरा सी भी छपाका नहीं कर पाते। यद्यपि तीनों युद्ध क्षेत्रों में दर्जनों प्रजातियां शामिल हैं, फिर भी वे आमतौर पर 2 प्रमुख शिविरों में विभाजित हैं। मानव संघ इनमें से एक शिविर का हिस्सा है। ये देखते हुए कि दोनों प्रमुख समूहों में गैलेक्टिक जीवन रूप शामिल हैं, दर्जनों प्रजातियों ने लाखों प्रकाश वर्ष चौड़े तारा मंडल को अराजक युद्ध क्षेत्रों और जीवन मास की चक्की में बदल दिया है। 3 गैलेक्टिक जीवन रूपों की उपस्थिति के कारण मानव संघ इन दर्जनों प्रजातियों के बीच मुश्किल से ही एक निश्चित लाभ बनाए रख पाता है। परिणामस्वरूप मानव संघ के भी कई सहयोगी हैं, जिनमें से अधिकांश मानव प्रजातियां हैं। फिर भी ये गठबंधन बेहद नाजुक होते हैं और ज्यादातर फायदे पर निर्भर रहते हैं। अगर फायदे की श्रृंखला में कोई समस्या आ जाए तो तथाकथित गठबंधन मजाक बनकर रह जाता है। जो हमारी जाति के नहीं हैं उनके दिल अलग हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। मानव संघ के दायित्व के एक भाग के रूप में फ्रंटलाइन स्टार सिस्टम के अलावा पीछे के ग्रहों की सेनाएं समय समय पर मानव संघ के लिए लड़ने के लिए कई ट्रांसेंडेंट को अग्रिम पंक्ति में भेजती हैं। यद्यपि अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्रों में संकट सर्वव्यापी है, लेकिन इन संकटों में अनेक अवसर भी निहित हैं। कुछ पारलौकिक लोग जो ग्रहों की शक्तियों में शामिल होते हैं, जब तक उनमें प्रतिभा और महत्वाकांक्षा है, वे अपने मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों के खिलाफ लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में प्रवेश करना पसंद करेंगे। बेशक ऐसे पारलौकिक लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर पारलौकिक लोग बाहर जाने की बजाय अपने गृह ग्रहों पर ही रहना पसंद करते हैं। गाओफैंग और बुरेली की तरह वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि अपने ग्रह पर रहना हमेशा एक विकल्प नहीं होता। जब मोर्चे पर कड़ी टक्कर होगी तो जो ट्रांसेंडेंट अपने ग्रहों पर ही रह गए हैं, उन्हें भी मानव संघ द्वारा भर्ती किया जाएगा और बुद्धिमान जीवों से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में भेजा जाएगा। कार्यालय में गाओफैंग ने लू शेंग की ओर देखा और कहा, हालांकि दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप हमारे ग्रह के बाहर स्वीकार किए जाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको स्टार सिस्टम बलों द्वारा महत्व दिया जाएगा और आप उनके साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे आपका भविष्य तियान की हैवी इंडस्ट्री में रहने की तुलना में बहुत उज्जवल हो जाएगा। तारातंत्र बल। लू शेंग ने इस शब्द को समझ लिया और कुछ उलझन के साथ गाओफैंग को देखा। गाओफैंग मुस्कुराए और समझाया, हमारे मानव संघ में, हालांकि संघ समग्र रूप से नियंत्रण में है, कई सेनाएं इसके अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। उदाहरण के लिए तियान की तारे पर हमारा तियान की हैवी इंडस्ट्री एक ग्रहीय शक्ति है। ये हमारे ग्रह पर शीर्ष पर है, लेकिन हजारों कॉलोनी ग्रहों के बीच यह महत्वपूर्ण नहीं है। और अब हम तारा प्रणालियों के बलों के बारे में बात कर रहे हैं। मानव संघ द्वारा व्याप्त ब्रह्मांडीय क्षेत्र विशाल है, जिसमें अनेक तारा प्रणालियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक तारा प्रणाली की अपनी संबद्ध शक्तियां हैं, जो ग्रहों की शक्तियों से श्रेष्ठ हैं, फिर भी मानव संघ द्वारा शासित हैं। इन बलों में 3 सबसे शक्तिशाली तारा प्रणाली बल हैं। क्या आप जानते हैं कौन से 3? गाओफैंग ने 3 उंगलियां उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और गाओफैंग ने आगे कहा, दाओरान संप्रदाय, असेंशन गुट और स्टार रिवर विश्वविद्यालय। ये 3 तारा प्रणालियां हमारे संघ के 3 गैलेक्टिक जीवन रूप शक्तियों द्वारा बनाई गई थीं। आरोही गुटों की स्थापना आरोही के भगवान द्वारा की गई थी और मानव संघ में सभी यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के लिए पवित्र भूमि मानी जाती है। डोरान संप्रदाय को अमर द्वारा बनाया गया था। कल्टीवेटर सिस्टम के नेता के रूप में डोरान संप्रदाय को अनगिनत कल्टीवेटरों द्वारा सम्मानित किया जाता है। जहां तक स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की बात है, इसे मेरे मार्शल आर्टिस्ट गुट के सम्राट बाई ने बनाया था। जब उन्होंने बताया कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की स्थापना सम्राट बाई ने की थी, तो लू शेंग ने गाओफैंग के चेहरे पर कट्टरता और लालसा स्पष्ट रूप से देखी। अपेक्षाकृत आरोही गुटों और दाओरान संप्रदाय में सम्राट बाई द्वारा स्टार रिवर विश्वविद्यालय का निर्माण कुछ विशेष है। लू शेंग ने उत्सुकता से गाओफैंग की ओर देखा।
गाओ फैंग ने कहा, भले ही सम्राट बाई ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी बनाए हो, लेकिन इसका एक अनोखा नियम है कि इसमें केवल मार्शल आर्टिस्ट ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल होने की शर्तें भी बेहद कठोर हैं। इसके विपरीत आरोही गुटों और दावरान संप्रदाय पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी पारलौकिक उनमें शामिल हो सकता है। कोई नहीं जानता कि सम्राट बाई ने इसे इस तरह क्यों स्थापित किया, लेकिन उनके पराक्रम को देखते हुए उनके पास इसके अपने कारण जरूर होंगे। खैर, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी मानव संघ के सभी मार्शल कलाकारों के लिए परम पवित्र भूमि है। गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर तक बोलने के बाद गाओ फैंग को थोड़ी प्यास लगी। उसने अपना बड़ा चाय का कप उठाया और कड़क चाय का एक बड़ा घूंट लिया, अपने दांतों के बीच फंसी चाय की पत्तियों को निकाला और बोलना जारी रखा। 3 प्रमुख तारा प्रणालियों के बलों की बात करें तो हमारे तियानकी स्टार के परीक्षार्थियों के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक वर्ष 10,000 से भी कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं, जिनमें से अधिकांश स्टार रिवर विश्वविद्यालय के लिए होते हैं, लगभग 7,000। लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य की हल्की झलक दिखाई दी। 7,000 की बड़ी संख्या से गुमराह न हो, क्योंकि यह पूरे तियानकी स्टार से संबंधित है। तियानकी स्टार की जनसंख्या लगभग 10 अरब है, जिसमें कई 100 मिलियन हाई स्कूल के छात्र हैं, जिनमें से लगभग 100 मिलियन ट्रांसेंडेंट हैं। लगभग 10 करोड़ में से केवल 7,000 ही स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं, जो चयन अनुपात 10,000 में से 1 के बराबर है। हे बच्चे, अब तुम्हें पता चल गया है कि यह कितना कठिन है। लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य देखकर गाओ फैंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लेंगे। हमारे स्थानीय तियानकी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो काफी होगा। गाओ फैंग का निवेश यांग मिंग ने मार्शल आर्ट छोड़ दिया। गाओ फैंग ने ऐसा क्यों कहा, इसका वास्तव में उनसे एक निश्चित संबंध है। आखिरकार जब तक गाओ फैंग द्वारा प्रशिक्षित छात्र काफी उत्कृष्ट हैं, तब तक वह एक शिक्षक के रूप में मानव संघ के साथ साथ स्थानीय गृह बलों से भी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरस्कार साधना संसाधन हो सकते हैं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, एक उत्कृष्ट शिक्षक की उपाधि। एक बार जब वह एक उत्कृष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो गाओ फैंग को अग्रिम पंक्ति में भर्ती होने से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी, जिससे वह पीछे के छात्रों को प्रशिक्षण देना जारी रख सकेंगे। आखिरकार, हालांकि मानव संघ में कई पारलौकिक लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो छात्रों को प्रशिक्षित करने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में माहिर हैं। ये दुर्लभ संसाधन हैं जिन्हें स्वाभाविक रूप से अग्रिम पंक्ति में व्यर्थ जाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। गाओ फैंग के लिए, भले ही उनके छात्र स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्रवेश न पा सके, तियानकी स्टार के शीर्ष ट्रांसेंडेंट स्कूल तियानकी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना ही एक बड़ी उपलब्धि है। अगर संख्या काफी ज्यादा रही तो उन्हें तियानकी स्टार के एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जा सकता है। छात्र समझ गया। लू शेंग ने गाओ फैंग की व्याख्या सुनी और सिर हिलाया। गाओ फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और बिना कुछ और कहे अपनी मेज का दराज खोला, जिसमें लू शेंग को प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की पंक्तियां दिखाई गईं। गाओ फैंग ने दराज से पहली श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियां निकाली, कुल 10 बोतलें। मैंने इतना कुछ कह दिया है, अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आप जितने उत्कृष्ट बनेंगे, मुझे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। तो गाओ फैंग ने लू शेंग के सामने प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की 10 बोतलें रखीं, उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, इन 10 बोतलों की पहली श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों को मेरे द्वारा आप में किया गया एक बड़ा निवेश समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेगी। गाओ फैंग ने लू शेंग को गौर से देखा। गाओ फैंग के लिए भी प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की 10 बोतलें एक महत्वपूर्ण राशि हैं। एक तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह खूब कमाता है, लेकिन खर्च भी खूब करता है। इतनी संपत्ति बनाने में समय लगता है। लू शेंग ने पहली श्रेणी की क्यूई ब्लड पिल्स की 10 बोतलों को थोड़ा भावुक भाव से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गाओ फैंग उस पर इतना भारी निवेश करेगा। एक क्षण के लिए तो वह असमंजस में पड़ गया। चुप लू शेंग को देखकर गाओ फैंग शांति से मुस्कुराया, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ मेरा निवेश है। भविष्य में तुम चाहे जो भी हासिल करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। आखिरकार निवेश में स्वाभाविक रूप से लाभ और हानि होती है। गाओ फैंग ने लू शेंग को दिलासा दिया, क्योंकि वह उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, गाओ फैंग द्वारा सौंपी गई प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की 10 बोतलें जेब में रख ली और फिर गंभीरता से उनके सामने झुक गया। धन्यवाद शिक्षक गाओ। हालांकि यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन गाओ फैंग के प्रति लू शेंग की कृतज्ञता शब्दों से परे थी।
गाओ फैंग को उसमें निवेश करने में भले ही फायदा नजर आता हो, लेकिन इस दुनिया में लोगों के बीच रिश्ते स्वाभाविक रूप से हितों पर आधारित होते हैं। कम से कम लू शेंग के लिए गाओ फैंग का निवेश निस्संदेह एक बड़ी मदद थी। ठीक है, मुझे इस तरह की भावुक चीजें पसंद नहीं हैं। अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और लू शेंग को जाने का संकेत दिया। लू शेंग ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि उसने एक हटे कट्टे व्यक्ति को गाओ फैंग के कार्यालय में प्रवेश करते देखा। यांग मेंग। लू शेंग ने उस हटे कट्टे युवक को पहचान लिया और उसे गाओ फैंग के कार्यालय में देखकर ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार गाओ फैंग ने अकेले उसे प्रायोजित नहीं किया था। एलीट क्लास में यांग मेंग भी एक प्रमुख लाभार्थी था। यदि गाओ फैंग ने उसे उसके स्थिर और निरंतर सुधार के कारण प्रायोजित किया था, तो यांग मेंग उस प्रकार का छात्र था जिसने तेजी से प्रगति की। ऐसे समय में जब अधिकांश एलीट क्लास मार्शल आर्टिस्ट अभी भी क्यूई ब्लड दायरे के दूसरे चरण में थे, यांग मेंग पहले ही दूसरे स्तर पर कदम रख चुका था। यांग मेंग, मैं तो बस तुम्हें आने के लिए कहने की सोच रहा था। तुम काफी समय से नहीं आए हो, मुझे लगा था कि उस बच्चे म्यू बिन की वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। यांग मेंग को देखकर गाओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिन छात्रों को उन्होंने प्रायोजित किया था, उनमें से यांग मेंग ही वह छात्र था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था। हाई स्कूल के पहले सेमेस्टर में ही वह दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक वह तीसरे दर्जे तक भी पहुंच सकता था और गाओ फैंग जैसा तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता था। जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय आएगा तो अच्छे ग्रेड निश्चित रूप से गाओ फैंग को कई लाभ पहुंचाएंगे। मुस्कुराते हुए गाओ फैंग और लू शेंग के साथ यांग मेंग भावशून्य भाव से गाओ फैंग के पास गया और फिर गहराई से झुककर प्रणाम किया। आपका क्या मतलब है? इतना विनम्र क्यों? गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यांग मेंग धीरे से सीधा हुआ, उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे। एक पल बाद उसने लू शेंग और गाओ फैंग के सामने धीरे से बात की। शिक्षक गाओ, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने मार्शल आर्ट छोड़ने का निर्णय लिया है। इन शब्दों पर गाओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहां तक कि लू शेंग भी काफी आश्चर्यचकित था, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यांग मेंग ने ऐसा कुछ कहा। ये यांग मेंग था जो एलीट क्लास मार्शल आर्टिस्ट कैंप में नंबर 1 था। कौन कहेगा कि वे मार्शल आर्ट छोड़ रहे हैं? हा, तुम बच्चे फिर से चुटकुले सुना रहे हो। गाओ फैंग की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई जब उन्होंने यांग मेंग की ओर इशारा किया और लू शेंग से कहा, देखो, यह आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। मार्शल आर्ट छोड़ दो। तुम्हारे लिए यह फैसला किसने लिया? बाम। गाओ फैंग ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और निराशा और हताशा से भरी आंखों से यांग मेंग को देखा। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? गाओ फैंग ने यांग मेंग की ओर इशारा किया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जाहिर है, यांग मेंग के शब्दों ने उसे बहुत प्रभावित किया था। मैं जानता हूं कि म्यू बिन ने तुम्हें हतोत्साहित किया है, लेकिन यह मार्शल आर्ट छोड़ने का कोई कारण नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। क्यों? मार्शल आर्ट क्यों छोड़ें? गाओ फैंग की आवाज बहुत तेज थी, जो कार्यालय के बाहर भी गूंज रही थी। एक बार जब हम मार्शल आर्टिस्ट के रूप में चौथे स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स के बीच का अंतर तुरंत कम हो जाता है। तब तक हम उनसे कमतर नहीं होंगे। गाओ फैंग का शरीर थोड़ा सा हिल गया और वह अनिच्छुक भाव से बोला, लेकिन क्या चौथे स्तर में प्रवेश करना इतना आसान है? आप भी चौथे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, शिक्षक गाओ। यांग मेंग ने शांति से कहा। शायद उसे गाओ फैंग की प्रतिक्रिया का अंदाजा हो गया था और उसने बिना किसी भावना के अपने विचार स्पष्ट कर दिए। टीचर गाओ, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैंने मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रास्ते पर जाने का फैसला किया है। कृपया मुझे मनाने की कोशिश न करें। मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर। गाओ फैंग ने अविश्वास से यांग मेंग को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग मेंग ये रास्ता चुनेगा। लेकिन आपकी पारिवारिक स्थिति। ऐसा लग रहा था कि गाओ फैंग ने कुछ सोचा था, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द वापस निगल लिए गए। यांग मेंग ने शांति से गाओ फैंग को देखा और धीरे से कहा, मुझे पता है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रास्ते का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले एक प्रोस्थेटिक कंपनी ने मुझसे संपर्क किया जो मुझे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बनने के लिए प्रायोजित करने को तैयार थी। मैं एक दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट हूं।
अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ, अगर मैं शुद्ध मार्शल पथ का अनुसरण न करूं और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए यांत्रिक कृत्रिम अंगों का उपयोग करूं, तो मैं अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं, यहां तक कि कुछ सामान्य यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों से भी अधिक शक्तिशाली। तो मुझे माफ करना, मिस्टर गाओ, मैं मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। गाओ फैंग चुप हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस छात्र को वह सबसे ज्यादा महत्व देता था, वह उसे ऐसा झटका देगा। यह ऐसी बात थी जिसकी गाओ फैंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाओ फैंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि एक बार तुम मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बन गए तो तुम्हारी मार्शल आर्ट की प्रतिभा पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनमें एक घातक दोष होता है। पूर्ण शरीर के बिना वे मार्शल आर्ट और तकनीकों का उचित अभ्यास नहीं कर सकते और केवल फास्ट ट्रैक विधियों पर ही निर्भर रहते हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा अद्भुत है। आप में चौथे स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। लेकिन एक बार जब आप मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बन गए तो आपकी प्रतिभा बेकार हो जाएगी। जब प्रोस्थेटिक कंपनियां आपका साथ देना बंद कर देंगी तब आप क्या करेंगे? क्या आप प्रायोजन के पीछे उनके इरादे नहीं देख सकते? जब कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनियां आपको सहयोग देना बंद कर देंगी तब आप क्या करेंगे? गाओ फैंग अभी भी यांग मेंग को मनाना चाहता था। आखिरकार एलीट क्लास के सभी मार्शल आर्टिस्टों में यांग मेंग की प्रतिभा सबसे ज्यादा थी। उनकी क्यूई रक्त सीमा 80 कैलोरी तक पहुंच गई थी, जो मानव महासंघ के 80% मार्शल कलाकारों से अधिक थी। हालांकि गाओ फैंग ने उसे कितनी भी समझाने की कोशिश की, यांग मेंग ने उसे शांति से देखना जारी रखा और धीरे से कहा, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मुझे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स की अवमानना का सामना करना पड़ता है। मैं स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, तो दूसरे लोग मुझे नीची नजर से क्यों देखते हैं? यद्यपि उसकी आवाज शांत थी, लू शेंग यांग मेंग के शब्दों में छिपी गहरी अनिच्छा को सुन सकता था। सच कहूं तो जब लू शेंग ने सुना कि यांग मेंग मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर पर स्विच कर रहा है, तो उसे समझ नहीं आया। आखिरकार एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर होने के नाते लू शेंग ने सिर हिलाया। अगर उसमें अमर दाव की प्रतिभा होती तो वह मार्शल आर्टिस्ट से कल्टीवेटर बन सकता था। लेकिन जहां तक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर की बात है तो बिल्कुल नहीं। प्रोस्थेटिक्स से दक्षता नहीं छीनी जा सकती। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, कोई कमी नहीं है। मैं पहले से ही द्वितीय श्रेणी का पारलौकिक हूं, लेकिन प्रथम श्रेणी के यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर और साधक भी मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं इतना बेकार नहीं होना चाहता, मैं दूसरों के तिरस्कार का पात्र नहीं बनना चाहता। जहां तक प्रोस्थेटिक कंपनियों के इरादों की बात है, श्रीमान गाओ, मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी प्रतिभा से मैं उन्हें संतुष्ट कर सकता हूं। बोलने के बाद यांग मेंग ने गहरी सांस ली और गाओ फैंग की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। मुझे पता है कि मिस्टर गाओ ने मुझ पर बहुत समय और संसाधन खर्च किए हैं, लेकिन मैंने मन बना लिया है। मार्शल पथ, मैं, यांग मेंग, अब उस पर नहीं चलूंगी। समाप्त करने के बाद यांग मेंग ने लू शेंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मार्शल आर्ट को जल्दी छोड़ दें। भले ही सम्राट बाय आगे हैं, फिर भी ये तीनों प्रणालियों में सबसे अधिक उपेक्षित है। यदि आपके पास कोई विचार है तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपको प्रायोजित करने के लिए कुछ कृत्रिम अंग कंपनियां ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं। यांग मेंग को लू शेंग के बारे में अच्छी धारणा थी। आखिरकार गाओ फैंग से विशेष व्यवहार पाने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, इसलिए जाने से पहले उन्होंने लू शेंग को मना लिया। यांग मेंग के शब्दों का सामना करते हुए लू शेंग ने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे यांत्रिक परिवर्तन में कोई रुचि नहीं है। मार्शल आर्ट, मैं इसी रास्ते पर चलता रहूंगा। यांग मेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में कहा, जिद्दी मूर्ख, एक दिन तुम्हें अपने विचारों पर पछतावा होगा। बोलने के बाद यांग मेंग ने लू शेंग और गाओ फैंग की भावनाओं की परवाह किए बिना गाओ फैंग के कार्यालय को छोड़ दिया। जहां तक गाओ फैंग द्वारा यांग मेंग को प्रायोजित करने और मार्गदर्शन देने की बात है, तो यांग मेंग ने इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया, मानो ऐसा कभी हुआ ही न हो। एक क्षण के लिए गाओ फैंग का कार्यालय शांत हो गया। गाओ फैंग अपनी कुर्सी पर स्तब्ध होकर बैठे रहे, अपने सामने के खालीपन को घूरते रहे, विचारों में खोए रहे। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक अपना सहारा खो दिया हो। एक क्षण बाद गाओ फैंग ने लू शेंग की ओर देखा। पहले निराश गाओ फैंग को यांग मेंग और लू शेंग के बीच हुई बातचीत याद आ गई और वह मुश्किल से मुस्कुरा पाया।
चूंकि आपको मार्शल आर्ट में इतना विश्वास है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसी विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। गाओ फैन की बातें सुनकर लू शेंग ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराया। गाओ फैन को यह नहीं पता था कि लू शेंग का मार्शल आर्ट में विश्वास पूरी तरह से उसके सिस्टम पैनल से आया था। शायद उसकी प्रतिभा महान नहीं थी, लेकिन उसके पास हैक्स थे। जब तक वह दक्षता अर्जित कर सकता है, वह अंततः इसे अधिकतम कर सकता है। लू शेंग के खिले हुए चेहरे को देखकर गाओ फैन का ठंडा दिल थोड़ा गर्म हो गया। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और एक पल सोचने के बाद धीरे से कहा, अतीत में मैंने यांग मेंग में बहुत ज्यादा निवेश किया था, जिसका नतीजा ये हुआ। अब मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं बचे हैं। ऐसा क्यों न हो, मैं वीकेंड पर पूरे दिन अपने ऑफिस में रहूंगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस आ जाना। मैं वीकेंड पर पूरे दिन तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूंगा। ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो गया कि गाओ फैंग ने यांग मिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपना ध्यान लू शेंग पर केंद्रित कर लिया था। यह सुनकर लू शेंग की आंखें चमक उठीं। सप्ताहांत में पूरे दिन गाओ फैंग का मार्गदर्शन पाना लू शेंग के लिए एक दुर्लभ अवसर था। यद्यपि उन्हें लीमो से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि दीर्घायु आसन में लीमो की विशेषज्ञता गाओ फैंग जितनी गहन नहीं थी। गाओ फैंग के मार्गदर्शन से उनकी दीर्घायु मुद्रा और 5 तत्व मुट्ठी में और भी तेजी से सुधार हो सकता है। उस समय उनकी तकनीकों और युद्ध कौशल में दक्षता के साथ उनकी साधना भी तेजी से आगे बढ़ेगी। ये सोचकर लू शेंग ने अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद श्री गाओ। क्यूई रक्त। इसके अलावा मैंने आपको मध्यावधि परीक्षा के बारे में पहले ही बता दिया है। कुलीन वर्ग के मार्शल कलाकारों में से यांग मिंग ने मार्शल पद छोड़ दिया है और शेष छात्र। तो मुझे आशा है कि आप इस बचे हुए महीने में अपने क्यूई रक्त को सीमा तक बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे दूसरे चरण में प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं। यांग मिंग की तरह मत बनो, जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश में लंबे समय तक क्यूई रक्त क्षेत्र में अटका रहा। गाओ फैंग ने लू शेंग से कहा, कुछ हद तक निराश दिखते हुए। हाँ, मैं समझ गया शिक्षक गाओ। लू शेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गाओ फैंग ने कमजोरी से हाथ हिलाया। ये साफ था कि यांग मेन की स्थिति ने गाओ फैंग को बहुत प्रभावित किया था, जिससे ये तीसरे चरण का मार्शल कलाकार भी थका हुआ लग रहा था। लू शेंग गाओ फैंग के कार्यालय में ज्यादा देर तक नहीं रुका और उसने प्रथम स्तर की क्यूई रक्त गोलियों की 10 बोतलें ले ली, जो गाओ फैंग ने उसे जाने से पहले दी थी। आगामी अवधि में लू शेंग ने कदम दर कदम खेती जारी रखी। ली मो के यहाँ अपनी अंशकालिक नौकरी जारी रखने के अलावा लू शेंग अपना सारा समय साधना में लगाता था। उसकी स्थिति को समझते हुए ली मो ने उसे ज्यादा काम नहीं सौंपे, जिससे लू शेंग को साधना के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि थोड़ा शर्मिंदा होकर लू शेंग ने ली मो की दयालुता स्वीकार कर ली। आखिरकार उसे गाओ फैंग से प्रथम स्तरीय क्यूई रक्त गोलियों की 10 बोतलें मिली थीं और वह उन्हें जल्दी से परिष्कृत करके अपनी साधना में परिवर्तित करना चाहता था, जिससे उसे मानसिक शांति मिले। हालांकि संभवतः क्यूई रक्त क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने के कारण 43 कार्डों पर लू शेंग के क्यूई रक्त में सुधार धीमा हो गया था। लगता है मुझे दीर्घायु मुद्रा को उन्नत करने की आवश्यकता है। इसे स्तर 2 पर रखने से मेरे क्यूई रक्त में सुधार करने में देरी हो रही है। इस परिवर्तन को देखते हुए लू शेंग ने एक निर्णय लिया। परिणामस्वरूप अगले सप्ताह में लू शेंग ने अपना अधिकांश समय दीर्घायु आसन में अपनी दक्षता बढ़ाने में बिताया। इसके अलावा क्यूई रक्त गोलियों का सेवन किया और उन्हें अपनी साधना में परिष्कृत किया। गाओ फैंग के मार्गदर्शन से लू शेंग ने दीर्घायु आसन में जबरदस्त प्रगति की। केवल एक सप्ताह में ही उन्होंने दीर्घायु आसन के दूसरे स्तर की दक्षता हासिल कर ली थी। यहां तक कि 5 तत्वों की मुट्ठी को भी सफलतापूर्वक दूसरे स्तर तक उन्नत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त क्यूई रक्त गोलियों का स्वतंत्र रूप से सेवन करने से यह सुनिश्चित हो गया कि उनकी साधना में ज्यादा कमी नहीं आई। एक सप्ताह बाद युकाई हाई स्कूल की एक कक्षा में लू शेंग ने साधना करना बंद कर दिया और शून्य में सिस्टम पैनल को देखा। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 63/100। दीर्घायु आसन 1100 LV3। 5 तत्व मुट्ठी 1100 LV2। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 2310 LV5। क्यू ब्लड के 63 कार्ड होने के साथ मैं अब क्यू ब्लड सीमा चरण में हूं। आमतौर पर क्यू ब्लड मार्शल आर्टिस्ट इस बिंदु पर दूसरे चरण में प्रवेश करना चुन सकते हैं। लेकिन अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई।
मेरे लिए ये तो बस शुरुआत है। अपने क्यूई ब्लड को 100 कार्ड तक बढ़ाने की कोशिश न करना मेरे सिस्टम पैनल की बर्बादी जैसा होगा। हालांकि क्यूई रक्त के 60 कार्डों के बाद भले ही दीर्घायु मुद्रा को तीसरे स्तर तक बढ़ा दिया गया हो, सुधार की दर अभी भी धीमी है। पहले स्तर की क्यूई रक्त गोलियों का सेवन किए बिना 1 अंक का सुधार होने में 3 दिन लगते हैं। इस दर से मध्यावधि परीक्षा तक मैं अपने क्यूई रक्त को अधिकतम 70 कार्ड तक बढ़ा सकता हूं, जो पर्याप्त नहीं है। लू शेंग ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। दक्षता में सुधार करने के लिए मैं या तो क्यूई रक्त की गोलियां लेना जारी रख सकता हूं, जिसके लिए भारी मात्रा में संघन खर्च होंगे, या दीर्घायु मुद्रा को उन्नत कर सकता हूं। दीर्घायु मुद्रा का स्तर जितना ऊंचा होगा, क्यूई रक्त सुधार की गति उतनी ही तेज होगी। लू शेंग ने विचार किया और इस समय गाओ फैंग कमरे में प्रवेश किया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्यूई रक्त का सुधार हाल ही में धीमा हो गया है? गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान गाओ फैंग लू शेंग की प्रगति पर नजर रखे हुए थे। चाहे साधना हो या दीर्घायु आसन और पंचतत्व मुट्ठी, लू शेंग की प्रगति ने गाओ फैंग को बहुत संतुष्ट किया था। इससे गाओ फैंग को यांग मेंग घटना की छाया से धीरे धीरे आगे बढ़ने में भी मदद मिली। लू शेंग शांत रहा और सिर हिलाया। ये सामान्य है। क्यूई ब्लड रियल मार्शल कलाकारों के लिए शुरुआत में सभी को तेजी से सुधार का अनुभव होता है, लेकिन 60 कार्ड तक पहुंचने के बाद गति धीमी हो जाती है जब तक कि आगे सुधार करना असंभव नहीं हो जाता। यांग मेंग भी ऐसा ही था। वह आपसे भी तेज सिर्फ 1.5 महीने में 75 कार्ड पारलौकिक बन गया, लेकिन उसे 75 कार्ड से 80 कार्ड तक पहुंचने में 2 महीने लगे। यांग मेंग की बात करते हुए गाओ फैंग के चेहरे पर उदासी छा गई। और यह विशेष तरीकों की मदद से किया गया था जिससे उसकी क्षमता बढ़ गई, जिससे वह क्यूई रक्त के 80 कार्ड तक पहुंच गया। शायद इसी कारण यांग मेंग ने मार्शल पद त्याग दिया। सांस। अंत में गाओ फैंग ने गहरी आह भरी, उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। गाओ फैंग की बात सुनकर लू शेंग ने पलकें झपकाई लेकिन चुप रहा। छोड़ो इससे, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए गाओ फैंग ने अपना हाथ लहराया और लू शेंग से गंभीरता से कहा, यांग मेंग के उदाहरण के कारण मुझे उम्मीद है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, तो इसे मजबूर न करें। दूसरे चरण तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता स्वाभाविक रूप से कठिन है। अगर आप अपनी सीमाओं को जबरदस्ती लांघेंगे तो इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आखिरकार हर किसी की प्रतिभा सीमित होती है और हर किसी में सम्राट बाय जैसी मार्शल प्रतिभा नहीं होती। अन्यथा सम्राट बाय एकमात्र मार्शल कलाकार नहीं होते जो गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म बन जाते। गाओ फैंग ने गंभीरता से कहा। हालांकि गाओ फैंग को पता था कि लू शेंग को अपनी मार्शल योग्यता पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि लू शेंग एक और यांग मेंग बन जाए। शिक्षक गाओ, मैं समझ गया। लू शेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जवाब में मुस्कुरा दिया। सीमा। सिस्टम पैनल के साथ कोई सीमा नहीं है। बस एक बात है कि क्यूई ब्लड में सुधार की दर धीमी है। अगर मेरे पास सिस्टम पैनल ना होता तो मैं गाओ फैंग की सलाह जरूर मानता, लेकिन सिस्टम पैनल के साथ क्यूई ब्लड को 100 कार्ड तक बढ़ाने का मौका न गंवाना मूर्खता होगी। बेशक लू शेंग ने इन विचारों को व्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने तक ही रखा। इसके बाद उन्होंने गाओ फैंग के मार्गदर्शन में अपनी साधना जारी रखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 1 और सप्ताह बीत चुका था। क्यूई और रक्त की वृद्धि धीमी होती जा रही है। लू शेंग अपने घर के लिविंग रूम में खड़ा था, धीरे धीरे अपनी दीर्घायु मुद्रा से पीछे हट रहा था। उसने अपने सामने लगे सिस्टम पैनल को देखा और थोड़ा सा भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। नाम लू शेंग। पेशा मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 65/100। दीर्घायु आसन 36100 रोट्स LV3। 5 तत्व मुट्ठी 28100 रोट्स LV2। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 2310 रोट्स LV5। 1 सप्ताह में क्यूई और रक्त में केवल 2 कार्ड का सुधार हुआ है। ये दक्षता अभी भी बहुत धीमी है। लू शेंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। हालांकि शिक्षक गाओ फैंग के मार्गदर्शन के कारण दीर्घायु आसन और पंचतत्व मुट्ठी की प्रगति अपेक्षाकृत तेज रही है। इस दर से दीर्घायु आसन को स्तर 4 तक सफलतापूर्वक उन्नत करने में 2 सप्ताह से भी कम समय लगना चाहिए। स्तर 4 तक अपग्रेड करने के बाद क्यूई और रक्त वृद्धि की गति तेज हो जाएगी, लेकिन मध्यावधि परीक्षा तक केवल 2 सप्ताह शेष हैं। लू शेंग ने अपने सामने लगे पैनल को कुछ असहायता से देखा।
गाओ फैंग ने उससे 1 महीने के अंदर अपनी क्यूई और रक्त क्षमता को यथासंभव अधिकतम करने को कहा। अब आधा महीना बीत चुका था, वह 60 से ज्यादा कार्ड्स तक पहुंच गया था, लेकिन 100 कार्ड्स का लक्ष्य उसकी पहुंच से दूर लग रहा था। इसके अलावा मध्यावधि परीक्षा भी नजदीक आ रही थी। लगता है मुझे अभी भी दवा का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती, लेकिन साधना के लिए पर्याप्त संसाधन होने से प्रगति में काफी तेजी आ सकती है। लू शेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया, फिर नहाने के लिए बाथरूम में गया, नए कपड़े पहने और घर से बाहर निकलकर स्कूल की ओर चल पड़ा। एलीट क्लास में पहुंचकर लू शेंग अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि क्यू सोंग अभी भी उसका डेस्कमेट था। यांग मेंग वापस आ गया है। लू शेंग अपनी कनपटियों की मालिश कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे जल्दी से अपनी क्यूई और रक्त को बढ़ाया जाए। तभी उसके डेस्कमेट क्यू सोंग ने बात की। ओह! लू शेंग ने अपनी आंखें खोली और एलीट क्लास के प्रवेश द्वार की ओर देखा, वास्तव में यांग मेंग का लंबा आकार देखा। हालांकि यांग मेंग की उपस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। यांग मेंग के हाथों को पूरी तरह से कृत्रिम अंगों से बदल दिया गया था, और यहां तक कि उनका दाहिना पैर भी अब यांत्रिक कृत्रिम अंग बन गया था। पूरे व्यक्ति में एक ठंडी आभा थी, जो उसके पहले के ईमानदार और सरल व्यवहार के विपरीत थी। उन्होंने ये भावना व्यक्त की कि अजनबियों को दूर रहना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई यांग भी मार्शल आर्ट छोड़ देंगे। हम यांग मेंग को एलीट क्लास में जाते देख क्यू सोंग के चेहरे पर उलझन थी। वह बस एक लंबी आह भर सका। जाहिर है, ये खबर कि यांग मेंग ने मार्शल आर्ट छोड़ दी है और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बन गया है, अभिजात वर्ग में फैल गई थी। इससे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स की ओर से मार्शल आर्टिस्ट कैंप के प्रति और अधिक उपहास और तिरस्कार उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म रूप से अभिजात वर्ग के उत्कृष्ट मार्शल कलाकारों को हीनता की भावना महसूस हुई। लू शेंग चुप रहा, बस शांति से यांग मेंग को देखता रहा। जब उसने यांग मेंग को अपनी सीट पर बैठे देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ ठीक नहीं है। लू शेंग के चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दी और उसकी नजर यांग मेंग पर अधिक केंद्रित हो गई। यांग मेंग को पहली नजर में ही लू शेंग को बेचैनी का एहसास हुआ। अब लू शेंग का बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव स्तर 5 तक पहुंच गया था और उसने लीमो से कई मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव कार्य पूरे कर लिए थे। लू शेंग को यांत्रिक कृत्रिम अंगों के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता महसूस हुई। यांग मेंग के शरीर पर लगे 3 कृत्रिम अंग व्यावसायिक रूप से उपलब्ध द्वितीय श्रेणी के कृत्रिम अंग नहीं लगते, वे अधिकतर प्रायोगिक मॉडल जैसे लगते हैं। इन 3 द्वितीय श्रेणी के कृत्रिम अंगों की ऊर्जा कुछ हद तक अराजक, यहां तक कि हिंसक भी है। यांग मेंग इसे कैसे सहन कर रही है? लू शेंग हैरान रह गया। हालांकि उसके और यांग मेंग के बीच काफी दूरी थी, फिर भी वह समझ गया कि यांग मेंग पर लगे 3 दूसरे दर्जे के कृत्रिम अंग सुरक्षा परीक्षणों में पास नहीं हुए थे और बाजार में उपलब्ध भी नहीं थे। प्रोस्थेटिक कंपनी से प्रायोजन। तो वे इन नए द्वितीय श्रेणी के प्रोस्थेटिक्स के लिए यांग मेंग को एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग कर रहे हैं। लू शेंग की भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। यह आदमी। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन यांग मेंग को याद दिलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। यांग मेंग उसकी बात पर यकीन करेगा या नहीं, ये तो छोड़ ही दीजिए। गाओ फैंग के संरक्षण और मार्गदर्शन का सामना कर रहे यांग मेंग ने मार्शल आर्ट छोड़ने का जिक्र तक नहीं किया, मानो ऐसा कभी हुआ ही न हो, जिससे लू शेंग का उसके प्रति प्रेम कम हो गया। एकमात्र उदासीन माफी ने यांग मेंग को गाओ फैंग की सहायता को खत्म कर दिया। लू शेंग पर उसे याद दिलाने का कोई दायित्व नहीं था। साथ ही उस घटना के बाद लू शेंग उससे परेशान होने के लिए अनिच्छुक था। वैसे भी वे एक ही रास्ते पर नहीं थे। भाई यांग मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के पास बैठ गए हैं। जब लू शेंग विचार कर रहा था कि यू सोन की जटिल अभिव्यक्ति फिर से बोल उठी। लू शेंग ने ऊपर देखा और देखा कि यांग मेंग अपने पिछले स्थान से अपना सामान लेकर मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स के समूह के पास बैठ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मार्शल आर्टिस्ट कैंप के साथ एक स्पष्ट सीमा चिन्हित करता है। इसके अलावा मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स का समूह मार्शल आर्टिस्ट कैंप के छात्रों को दिलचस्पी से देख रहा था तथा आपस में अक्सर फुसफुसा रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट का कोई भविष्य नहीं है। क्या यांग मेंग ने अंततः एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रूप में हमारे मार्ग का अनुसरण नहीं किया? निस्संदेह मानव संघ में प्रथम गैलेक्टिक जीवन रूप और सबसे प्राचीन गैलेक्टिक जीवन रूप आरोहण के स्वामी हमारी यांत्रिक प्रणाली से संबंधित हैं। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट में सम्राट बाई के साथ भी ये हमारी यांत्रिक प्रणाली की तुलना में फीकी है। मार्शल आर्टिस्ट बस कुछ गरीब प्रतिभाहीन लोग। यांग मेंग का पक्ष बदलना बुद्धिमानी भरा फैसला था।
यद्यपि वे फुसफुसा रहे थे, फिर भी वहां उपस्थित सभी प्रबुद्ध छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उनकी चर्चाएं सुनी। तुरंत ही एलीट क्लास के मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम के छात्रों को अधिक निराशा महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और हताश दिखाई देने लगे। आह, भाई यांग ने यांत्रिक प्रणाली अपना ली है, हम मार्शल कलाकार अन्य दो प्रणालियों द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए हैं। मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनने का भी अफसोस है। हालांकि हम पारलौकिक बन जाते हैं, लेकिन यह इतना घुटन भरा होता है कि बेहतर है कि हम पारलौकिक न बने। मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम के एक छात्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली, दांत भींच लिए और अनिच्छा से गुर्राने लगा। कोई विकल्प नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम के पास कोई अग्रणी व्यक्ति नहीं था और वह अन्य दो प्रणालियों के साथ ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, जिससे उन्हें घुटन की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कब हम मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेटर्स और मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? एक मार्शल आर्टिस्ट छात्र ने लंबी सांस छोड़ी, लेकिन उसकी आह के जवाब में केवल मौन ही मिला। 28 स्वयं पर नियंत्रण न होना। एलीट क्लास का सत्र पहले ही 2 महीने से अधिक समय से चल रहा था। इस वर्ग में मूलतः 3 टियर 2 ट्रांसेंडेंट्स थे, जिनमें से प्रत्येक 3 प्रमुख प्रणालियों में से एक से था। लेकिन अब वह छात्र जो मूल रूप से कक्षा में मार्शल आर्टिस्ट का प्रतिनिधित्व करता था, यांग मिंग, उसने भी मार्शल आर्ट का मार्ग छोड़ दिया था और एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर में बदल गया था। परिणामस्वरूप अभी अभी मार्शल आर्टिस्ट छात्र की लंबी आह का जवाब सभी मार्शल आर्टिस्टों की चुप्पी से मिला। हालांकि लू शेन को अपने सहपाठियों की आहों और विस्मयादिबोधकों की परवाह नहीं थी। लू शेन के विचार में ये दुनिया स्वाभाविक रूप से ऐसी थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते थे। मार्शल आर्टिस्ट अपेक्षाकृत कमजोर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। जब सभी लोग चुप थे, तभी एलीट क्लास में धीरे धीरे एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लू शेंग ने भी देखा। म्यू बिंग, कल्टीवेटर सिस्टम में शीर्ष व्यक्ति। म्यू बिंग ठंडे भाव के साथ एलीट क्लास की कक्षा में चले गए। म्यू बिंग की नजर किसी पर नहीं टिकी, वह बस अपनी सीट पर जाकर शांति से बैठ गई। न तो मार्शल आर्टिस्ट कैंप और न ही मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर कैंप उसके लिए मायने रखता था। लू शेंग ने म्यू बिन की ओर देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। म्यू बिन का अहंकार उसकी प्रतिभा और ताकत से उपजा था। लू शेंग की नज़र में म्यू बिन कुछ हद तक घमंडी और भावनात्मक रूप से नासमझ हो सकती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार उसकी प्रतिभा और ताकत तो वही थी, लेकिन यांग मिंग सच में एक कुत्ते जैसी थी। गाओ फैंग ने उनका बहुत समर्थन किया था, अक्सर उन्हें विशेष प्रशिक्षण सत्र भी दिए थे, और यांग मिंग ने उनका ऋण कैसे चुकाया। हल्के फुल्के अंदाज में माफी मांगते हुए यांग मिंग ने गाओ फैंग के सभी प्रयासों को मिटा दिया। ऐसा व्यक्ति अगर वह कर सकता तो लू शेंग भी उसे पीटना चाहता। म्यू बिंग। उसी समय कक्षा में एक आवाज सुनाई दी। यह मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर कैंप से यांग मिंग था, जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी निगाहें सीधे म्यू बिंग पर टिकी हुई थी। मैं मध्यावधि परीक्षा के दौरान भी तुम्हें चुनौती दूंगा, तब तक मैं शायद तुमसे हार न जाऊं। यांग मिंग ने म्यू बिन की ओर देखा, उसमें एक मजबूत लड़ाकू भावना उभर रही थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय यांग मिंग म्यू बिन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन यांत्रिक कृत्रिम अंगों से खुद को संशोधित करने के बाद यांग मिंग अपनी युद्ध शक्ति में पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय सुधार देख सकता था। यांग मिंग के विचार में अब एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रूप में वह निश्चित था कि वह म्यू बिन को हरा सकता है और अपने पिछले अपमान का बदला ले सकता है। यांग मिंग, जिसे पहले मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स दोनों द्वारा नीची नज़र से देखा जाता था, अंततः अपनी अनूठी प्रतिभा के साथ चमकेगा। हालांकि यांग मिंग की चुनौती के सामने म्यू बिन शांति से अपनी सीट पर बैठी रही, दोनों हाथों को क्रॉस करके यांग मिंग की ओर हल्के तिरस्कार से देखती रही। अज्ञानी, उन कच्चे मार्शल कलाकारों की तुलना में मैं आपसे और भी अधिक घृणा करता हूं, क्योंकि आपने अपने फायदे त्याग दिए और दूसरे शिविर में शामिल हो गए। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बनना आपको मेरे लिए उपयुक्त बनाता है? म्यू बिंग ने व्यंग्य किया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव देखकर यांग मिंग के गाल तुरंत लाल हो गए। आप? यांग मिंग के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन बर्फ की तरह ठंडे म्यू बिंग को देखकर, जो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, यांग मिंग के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में वह केवल मेज पर जोर से प्रहार कर सका, उसे तोड़ सका और एक शक्तिहीन दहाड़ निकाल सका। संभवतः यांग मिंग की वापसी से उत्पन्न उथल पुथल के कारण एलीट क्लास मार्शल आर्टिस्ट छात्रों की अगली कक्षाएं कुछ हद तक विचलित हो गईं।
आज के प्रशिक्षक गाओ फेंग थे। गाओ फेंग स्थिति से अवगत थे और उन्होंने ज्यादा देर तक पढ़ाए बिना कक्षा समाप्त करने से पहले एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया। लू शेंग ने पहले गाओ फेंग के साथ 2 घंटे तक प्रशिक्षण लिया, फिर ली मो की मरम्मत कार्यशाला में पहुंचे। आज जैसे ही लू शेंग कार्यशाला में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि माहौल असामान्य था, मानो कुछ होने वाला हो। वर्कशॉप के अंदर सिर्फ ली मो कुर्सी पर लेटा था। आमतौर पर आसपास कई प्रशिक्षु होते हैं, लेकिन आज सिर्फ ली मो ही वहां था। दादाजी, क्या हो रहा है? आप कार्यशाला में अकेले क्यों हैं? अजीब माहौल को देखते हुए लू शेंग ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। ली मो ने धीरे से अपना सिर कुर्सी से उठाया और लू शेंग ने ली मो के चेहरे पर दुख की झलक देखी। लू शेंग का दिल धीरे धीरे बेचैनी से भर गया। तभी ली मो ने बोलना शुरू किया। आज उनकी आवाज भारी थी। तांग शुन मर चुका है। लू शेंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि लू शेंग की तांग शुन से केवल एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने काफी प्रभाव छोड़ा था। वह अपने अंतिम मैच में सफल नहीं हो सका और अंततः रिंग में उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे मार डाला। ली मो की भावहीन आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। मैंने उससे बहुत पहले कहा था कि भूमिगत अखाड़े में कभी भी हल्के में न ले। ये सचमुच खतरनाक है और उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मेरी बात नहीं सुनी। एक पारलौकिक व्यक्ति बनना कभी कभी एक साधारण व्यक्ति बनने जितना सहज नहीं होता। एक बार जब आप पारलौकिक बन जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपके ऊपर निर्भर नहीं रहती। ली मो कुर्सी पर लेटे हुए कार्यशाला की छत को घूर रहे थे। कौन जानता था कि उसे तांग शुन की मृत्यु का अफसोस था या अपने जीवन का। उस समय लू शेंग ने ली मो के चेहरे पर साझा भाग्य की भावना देखी। लू शेंग के दिल में बेचैनी भर गई और वह पूछे बिना नहीं रह सका। दादाजी, क्या आपको कुछ हुआ है? अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताएं, शायद मैं मदद कर सकूं। लू शेंग ने ली मो को ध्यान से देखा। उसे लगा कि आज सचमुच कुछ गड़बड़ है। फिर भी लू शेंग की पूछताछ का सामना करते हुए ली मो ने उसे टाल दिया। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप मदद कर सकें। ली मो की बोलने में अनिच्छा देखकर लू शेंग और भी असहज और उलझन में पड़ गया। इन उलझनों और बेचैनी के एहसासों के साथ लू शेंग आज अपने अंशकालिक काम में उलझा हुआ था। लेकिन लू शेंग से भी ज्यादा उलझा हुआ था ली मो। समय समाप्त होने के बाद ली मो ने लू शेंग को दिन का वेतन दिया और उसे विदा किया। फिर वह कुर्सी पर अकेले बैठ गया। घर लौटते हुए लू शेंग इस मुद्दे पर सोचता रहा, लेकिन ली मो के चुप रहने के कारण उसे समझ नहीं आया कि ली मो में इतना बड़ा बदलाव किस वजह से आया। जब तक घर लौटते समय लू शेंग ने सड़क के किनारे एक बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट चलती देखी। सीमांत युद्ध क्षेत्र बहुत कठिन है, जिसके लिए बड़ी संख्या में तकनीकी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। तियांकी स्टार जल्द ही फेडरेशन के प्रयासों में योगदान देने के लिए 300,000 तकनीकी ट्रांसेंडेंट को अग्रिम पंक्ति में भेजेगा। अग्रिम पंक्ति में भर्ती, अनिवार्य सैन्य सेवा। मोटे लाल अक्षरों ने लू शेंग का ध्यान आकर्षित किया। एक पल में लू शेंग को समझ आ गया कि ली मो को काले बाजार के मैदान में तांग शुन की मौत के बारे में पता चलने पर इतनी आशंका क्यों हुई थी। अग्रिम मोर्चे की ओर बढ़ते हुए उन प्रतिभाशाली ट्रांसेंडेंट लोगों के लिए जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे, ये वाकई एक अवसर हो सकता था। लेकिन ज्यादातर ट्रांसेंडेंट लोगों के लिए अग्रिम पंक्ति बस एक मांस की चक्की थी। एक बार जब आप अग्रिम पंक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे आप रसद तकनीशियन हो या अग्रिम पंक्ति के योद्धा, तो एक पल आप बातें कर रहे होते हैं और अगले ही पल हड्डियों का ढेर बन जाते हैं। तियांकी स्टार 300,000 तकनीकी ट्रांसेंडेंट कर्मियों को अग्रिम मोर्चे पर भेजेगा। हालांकि 300,000 तियांकी स्टार की ट्रांसेंडेंट आबादी का बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन तकनीकी शब्द जुड़ने से यह संख्या काफी कम हो गई है। लू शेंग सड़क के किनारे खड़ा होकर स्क्रीन पर प्रसारित हो रही खबर देख रहा था और चुप हो गया। ये स्थिति लू शेंग जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जिसने अभी अभी असाधारण क्षेत्र में प्रवेश किया था, यहां तक कि गाओ फेंग जैसा व्यक्ति, जो तीसरे स्तर का पारलौकिक व्यक्ति था, भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सका। भारी मन से लू शेंग घर लौट आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। असामान्य रूप से उसने अपना प्रशिक्षण छोड़ दिया। एक रात नींद रहित। अगले दिन लू शेंग जल्दी उठे, स्कूल गए और कक्षा के बाद गाओ फेंग के मार्गदर्शन में दीर्घायु आसन और पंचतत्व मुट्ठी का अभ्यास किया। ठीक है, आज आप थोड़ा विचलित हैं। गाओ फेंग के कार्यालय में गाओ फेंग ने अपने सामने लू शेंग को देखकर भौहें चढ़ाईं। वह समझ गया कि लू शेंग पिछले दिनों की तुलना में आज ज्यादा विचलित था। इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण सत्र रद्द कर दिया। कुछ हुआ क्या?
शायद यांग मेन की घटना ने गाओ फैन के दिल को थोड़ा संवेदनशील बना दिया था। वह नहीं चाहता था कि लू शेंग अगला यांग मेन बने, इसलिए उसने चिंता से पूछा। लू शेंग एक पल के लिए चुप रहा और फिर गाओ फैन को ली मो के साथ अपनी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कल देखी गई खबर का भी जिक्र किया। ये सुनने के बाद गाओ फैंग एक पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, मुझे इस बारे में पता है। 1 महीने में तियान की स्टार के सैनिकों का पहला जत्था अग्रिम मोर्चे पर जाएगा। ये सुनकर लू शेंग के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। 1 महीने का समय, इसका मतलब था। हालांकि ली मो के चुने जाने की संभावना कम थी, लू शेंग और ली मो ने साथ में काफी समय बिताया था और ली मो उनके प्रति दयालु रहे थे। लू शेंग सचमुच नहीं चाहते थे कि ली मो की उम्र का कोई व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में जाकर लड़े। लेकिन जल्द ही गाओ फैन के अगले शब्दों ने लू शेंग को राहत दी। जहां तक मुझे पता है, तियान की स्टार के पहले बैच में ज्यादातर ट्रांसेंडेंट स्वयंसेवक हैं और सिर्फ कुछ ही जगहों पर उन्हें जबरन भर्ती किया गया है। और क्योंकि यह पहला बैच है, इसलिए भर्ती किए गए ज्यादातर ट्रांसेंडेंट युवा हैं, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि आपके लीमो को पहले ड्राफ्ट में ही चुन लिया जाएगा। गाओ फैन की बातें सुनकर लू शेंग को राहत महसूस हुई। शुक्र है, संभावना कम थी। बेशक मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होगा। अगर अग्रिम मोर्चे पर स्थिति गंभीर हो जाती है तो दूसरा, तीसरा या इससे भी ज्यादा ड्राफ्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। यह एक कर्तव्य है जिसे हम मानव संघ के पारलौकिक लोगों को निभाना होगा। गाओ फैंग ने आह भरी, शायद कुछ सोच रहे थे। गाओ फैंग के शब्दों के बावजूद लू शेंग का दिल अब उतना परेशान नहीं था जितना पिछली रात था। कम से कम ड्राफ्ट के इस दौर में ली मो की संभावनाएं कम थीं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारा ध्यान कुछ भटक रहा है। चलो आज तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। याद रखो, अपनी क्यूई ब्लड लिमिट बढ़ाने पर ध्यान दो। जब तुम्हें लगे कि अब और सुधार नहीं हो सकता तो समय बर्बाद मत करो, जितनी जल्दी हो सके दूसरे स्तर पर पहुंच जाओ। गाओ फैंग ने लू शेंग को सलाह देते हुए विदा किया। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर अपना सामान पैक किया और कार्यालय से निकलकर सीधे तियान की हैवी इंडस्ट्री की मरम्मत कार्यशाला की ओर चल पड़ा। मरम्मत की दुकान में कल की तरह सिर्फ ली मो ही था, चुपचाप अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा था। लेकिन कल की तुलना में ली मो के चेहरे पर ज्यादा शांति थी। लू शेंग ली मो के पास गया और धीरे से बोला, चाचा, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने एलीट क्लास प्रशिक्षक से पूछा था और उन्होंने कहा था कि पहले दौर में आपके चुने जाने की संभावना बहुत कम है। लू शेंग की बातें सुनकर ली मो ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनकी निगाहों में हल्की सी हैरानी थी। साफ था कि ली मो को उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग इस मामले को लेकर इतना चिंतित होगा। अरे बदमाश, मुझ जैसे बूढ़े आदमी की चिंता करने से क्या फायदा। ली मो की आवाज थोड़ी सी फटकार भरी लेकिन खुशी की झलक लिए हुए गूंज उठी। जैसे ही उसने बात की, ली मो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, अब लेटा नहीं बल्कि बैठ गया और परिचित मरम्मत कार्यशाला के चारों ओर देखने लगा। दरअसल मैं दशकों से यहीं रह रहा हूं और इतने ही समय से तियान की हैवी इंडस्ट्री में काम भी कर रहा हूं। मैं कई चीजों को समझ चुका हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे खुशी है कि आप परवाह करते हैं, लेकिन आप एक बात को लेकर गलत हैं। ली मो ने मुस्कुराते हुए लू शेंग की ओर इशारा किया। शायद ये ड्राफ्ट मुझे चिंतित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ इतने लंबे समय तक काम करने के बाद मैं आपके एलीट क्लास प्रशिक्षकों से अधिक जानता हूँ। वर्तमान अग्रिम मोर्चे की स्थिति को देखते हुए एक बार की भर्ती पर्याप्त नहीं है। तियान की स्टार में दशकों से चली आ रही शांति से मूर्ख मत बनो। असल में फेडरेशन के अग्रिम मोर्चे पर हम हमेशा से ही नुकसान में रहे हैं। आप देखेंगे, ये भर्ती तो बस शुरुआत है और भी भर्ती होंगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि 10 बार। ली मो की बातें सुनकर लू शेंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। इस बार तो मैं इससे बच सकता हूँ, लेकिन अगली बार क्या होगा? उसके बाद 10 बार के बाद क्या होगा? ली मो की आवाज लू शेंग के कानों में गूंज उठी। तो मैं इस ड्राफ्ट से किसी भी हालत में नहीं बच सकता। चूंकि मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए इस पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम मैं अभी भी यहाँ तियान की स्टार के पीछे शांति से रह सकता हूँ, है ना? बोलने के बाद ली मो के चेहरे पर मुस्कान आ गई, हालांकि उसमें अनिच्छा का भाव भी था। ली मो के चेहरे पर अनिच्छुक मुस्कान देखकर लू शेंग एक बार फिर चुप हो गया। लू शेंग चुप हो गया। वह तो बस एक हाई स्कूल का छात्र था। हालांकि वह एक पारलौकिक व्यक्ति बन चुका था, फिर भी वह अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था।
एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में इस पहचान का मतलब था कि चाहे तियानकी स्टार कितनी भी बार भर्तियां करे, लू शेंग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद जब वह स्कूल से स्नातक हुआ, तब तक वह धीरे धीरे ऐसे मामलों के संपर्क में आया। लेकिन ली मो अलग थे। ली मो का विकास का दौर बहुत पहले ही बीत चुका था और वे अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके भर्ती होने की संभावना ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त चूंकि ली मो एक कुशल कार्मिक थे और उन्होंने कई वर्षों तक तियानकी हैवी इंडस्ट्री के प्रशिक्षण से लाभ उठाया था, इसलिए वे अंततः आगामी भर्तियों से बच नहीं सके। हालांकि यह मामला इतना कठिन नहीं है, भर्ती को छूट दी जा सकती है। जैसे ही लू शेंग चुप हुआ, ली मो मुस्कुराते हुए बोला। लू शेंग हैरान था। भर्ती एक संघीय निर्देश था, तियानकी हैवी इंडस्ट्री भी इसे मना नहीं कर सकती थी। ली मो के शब्दों में इसे इससे छूट कैसे मिल सकती थी? शायद लू शेंग की उलझन को समझते हुए ली मो ने समझाया, मेरे जैसे लोगों के लिए भर्ती स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज है जिससे हम गुजरना नहीं चाहते। लेकिन जो होनहार, महत्वाकांक्षी, ट्रांसेंडेंट हैं, वे इसके लिए उत्सुक हैं। हालांकि अग्रिम मोर्चे पर तैनात लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरे अक्सर अवसरों के साथ आते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप पैसे खर्च करके अपनी जगह किसी और को नियुक्त कर लें, जिससे आप भर्ती प्रक्रिया से मुक्त हो सकें। ऐसे कई महत्वाकांक्षी ट्रांसेंडेंट हैं जो अग्रिम मोर्चे पर जाने से पहले कुछ संसाधन अर्जित करने का अवसर देखकर तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं कई भर्तियों से खुद को मुक्त रखने में कामयाब रहा हूं। इस समय ली मो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लू शेंग को अंततः समझ में आ गया कि ली मो ने एक साथ इतने सारे काम क्यों किए थे। वह इसलिए कि वह पर्याप्त संघीय अंक अर्जित कर सके ताकि अग्रिम मोर्चे पर भर्ती के लिए उसकी जगह दूसरों को नियुक्त कर सके। लेकिन अगर यह संभव है तो फिर क्यों? लू शेंग अभी भी ली मो की अभिव्यक्ति के बारे में कुछ उलझन में था, ये देखते हुए कि यह विधि उपलब्ध थी। ली मो की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, उनके स्वर में भारीपन का भाव था। पिछली भर्तियां सामान्य स्तर की थीं, मैं अपनी जगह दूसरों को रख सकता था, लेकिन मैं तियानकी हैवी इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से हूं कि मैंने अग्रिम मोर्चे के बारे में काफी कुछ सीखा है। ऐसा लगता है कि ह्यूमन फेडरेशन की अग्रिम मोर्चे की गतिविधियां हाल ही में ठीक नहीं चल रही हैं, जिसके कारण आगामी भर्तियों की एक श्रृंखला चल रही है। और इस प्रकार की भर्तियां पिछली भर्तियों की तुलना में उच्च स्तर की हैं, जिससे प्रतिस्थापन की भर्ती अब व्यवहार्य नहीं रह गई है। ये सुनकर लू शेंग को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। तो क्या अग्रिम मोर्चे पर कुछ विशेष घटित हुआ है जिससे भर्ती की यह श्रृंखला शुरू हुई है? लू शेंग कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये ज्ञात है, भले ही मानव संघ ब्रह्मांड पर हावी न हो, 3 गैलेक्टिक जीवन रूपों और कई मानव गठबंधनों के साथ इस तरह के मजबूत आधार को निरंतर भर्ती की गारंटी नहीं देनी चाहिए। पता चलता है अग्रिम मोर्चे पर युद्ध कितना क्रूर हो गया है। ठीक है, मेरे पुराने मन में बहुत कुछ चल रहा था और तुम यहाँ हो, एक युवा, मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। जब लू शेंग विचार कर रहा था, ली मो ने सहज भाव और मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। चाहे अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कितनी भी क्रूर क्यों न हो, कम से कम अगले 1 या 2 महीने में तो मुझे नहीं चुना जाना चाहिए। अगर मेरी किस्मत खराब हो गई और मैं चुन लिया गया, तो क्या हुआ? मैं इतने सालों से यहाँ हूँ और तियानकी स्टार से कभी बाहर नहीं गया, यह आकाशगंगा को देखने का एक मौका होगा। ली मो ने लापरवाही का नाटक किया और लू शेंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। अगर तुम आज का काम पूरा नहीं कर पाए, तो काम से छुट्टी के बारे में मत सोचना। ली मो को इस हालत में देखकर लू शेंग समझ गया कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता। वह बस इतना कर सकता था कि ली मो के चयन होने तक उसका साथ दे। इसके बाद लू शेंग ने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया और गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद की अवधि में कोई और महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी और लू शेंग अपनी व्यस्त अंशकालिक नौकरी और साधना दिनचर्या में वापस लौट गया। जल्द ही 1 सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह के दौरान अपनी अंशकालिक नौकरी के अलावा लू शेंग ने बारी बारी से ओल्ड ली और गाओ फैन से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखा तथा लगातार दीर्घायु आसन और 5 तत्वों की मुट्ठी का प्रशिक्षण लिया। दीर्घायु आसन की प्रगति अपेक्षाकृत तेज थी, लेकिन उसके क्यूई रक्त की वृद्धि धीमी रही। सप्ताहांत पर गाओ फैन के कार्यालय में दीर्घायु आसन का पूरा सेट पूरा करने के बाद उनके शरीर में एक गर्म प्रवाह उमड़ पड़ा, जिसने प्रत्येक मांसपेशी कोशिका को उत्तेजित कर दिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, हालांकि वह पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें बेहद उत्साहित थीं। उसके सामने सिस्टम इंटरफेस धीरे से प्रकट हुआ। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट।
क्षेत्र QE रक्त क्षेत्र 70/100। दीर्घायु आसन 30100 स्तर 4। 5 तत्व मुट्ठी 98100 स्तर 2। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 5310 स्तर 5। एक हफ्ता बीत चुका था और हालांकि लू शेंग के QE रक्त का विकास धीमा था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से स्थिर बना रहा। उसका QE रक्त अब 70 किलो कैलोरी तक पहुंच गया था। 70 किलो कैलोरी QE रक्त पहले यांग मेंग की लगभग सीमा थी। अगर यांग मेंग ने अपनी क्षमता का दोहन करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो उसकी QE रक्त सीमा लगभग 70 होती और निश्चित रूप से 80 किलो कैलोरी तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसे QE रक्त के साथ तियांकी स्टार पर सभी QE रक्त मार्शल कलाकारों के बीच लू शेंग वास्तव में काफी उल्लेखनीय माना जा सकता है। वर्तमान में मेरी दीर्घायु मुद्रा स्तर 4 तक पहुंच गई है और ली मो के मार्गदर्शन से अब कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि दीर्घायु मुद्रा में स्तर 4 तक पहुंचने के बाद इसने मेरे QE रक्त वृद्धि की गति को थोड़ा बढ़ा दिया है, जो बुरा नहीं है। सिस्टम इंटरफेस को देखते हुए लू शेंग मुस्कुराया। लेकिन स्तर 4 पर पहुंचने के बाद गाओ फैन के निर्देश भी कम प्रभावी हो गए हैं। स्तर 5 की पूर्णता प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है। स्तर 4 पर पहुंचने के बाद प्रगति में कमी महसूस करते हुए लू शेंग ने धीरे से आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक गाओ के पास इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई सुझाव है। थोड़ी देर सोचने के बाद लू शेंग ने अपनी चिंता गाओ फैन के साथ साझा की। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गाओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा। लू शेंग की दीर्घायु मुद्रा की प्रगति में मंदी का एहसास हुआ। एक संक्षिप्त विराम के बाद गाओ फैंग ने धीरे से कहा, इस तरह की स्थिति 2 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, दीर्घायु आसन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है, जिससे स्वाभाविक रूप से आगे की प्रगति कठिन हो गई है। दूसरी बात, मूल कारण 5 तत्वों की मुट्ठी में हो सकता है।